Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start another chapter of CRPC, that is chapter 11. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 11 of CRPC basically deals with temporary orders in urgent cases of nuisance और apprehended danger. इस सेक्शन के अंदर हमें कुछ पाबंदियां बताई गई हैं जो कि किन केसेस में लगाई जाती हैं, जहां पर अवाम को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या उनकी जानो माल को किसी भी तरह का खतरा है, तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस सेक्शन में कुछ टेम्पररी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं ताकि अवाम को होने वाले नुकसानात से, खतरात से बचाया जा सके। अब ये टेम्पररी ऑर्डर्स कौन पास करता है, किस तरह से पास किए जाते हैं, कितने दिनों के लिए पास किए जाते हैं, ये हमें सेक्शन 144 बताता है। जैसा कि आपको याद हो, कोविड के डेज में जब पाबंदियां लगाई जाती थी तो उसमें कहा था कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अब ये जो दफा 144 है ये क्या है और ये क्यों नाफिज की गई थी, ये कब नाफिज की जाती है, सो इस सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 144 बेसिकली डील करता है पावर टू इशू ऑर्डर एब्सोल्यूट एट वंस इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, कि जो एप्रीहेंडेड डेंजर और अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस में जो एब्सोल्यूट ऑर्डर पास किया जाता है उसकी पावर किसके पास है। एब्सोल्यूट ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर होता है। सो क्लॉज 1 कहती है इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ जिला नाजिम अपॉन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस or executive district officer there is a sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable। कि उन केसेस में जहां पर जिला नाजिम को डीएसपी और ईडीओ की तरफ से एक तहरीरी रिकमेंडेशन दी जाती है और जिला नाजिम को ये लगता है उस डीएसपी और उस ईडीओ की तहरीरी रिकमेंडेशन के ऊपर कि देर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, कि आपके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड है इस सेक्शन को प्रोसीड करने के लिए, मीन्स टू से कि जहां पर अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस हैं, जहां पर अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जानो माल को खतरा है, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल हैं, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कह रहा है एंड इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, और जरूरी है कि फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। सिंपली कि जब जिला नाजिम को डीएसपी और ईडीओ की तरफ से कोई तहरीरी रिकमेंडेशन दी जाती है और उसको लगता है कि कहीं पर अवाम को परेशानी का सामना है, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, तो ऐसी सूरत में द जिला नाजिम may by written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134। अब फर्दर बताया है कि जिला नाजिम क्यों और कहां पाबंदी लगा रहा है, तो ऐसी सूरत में उस जिला नाजिम के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इख्तियारात हैं कि वो एक रिटन ऑर्डर पास करेगा और उस रिटन ऑर्डर के अंदर वो उस सिचुएशन के तमाम फैक्ट्स को लिखेगा कि जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, और फिर इस रिटन ऑर्डर को उसी मैनर में, उसी तरीकाकार में उस बंदे तक पहुंचाया जाएगा जो हमने सेक्शन 134 में पढ़ा था, कि जिस तरह समन के थ्रू इस सीआरपीसी में बाकी लोगों को कोर्ट में बुलाया जाता है, तो इसी तरह से इस ऑर्डर को भी समन के थ्रू भेजा जाएगा। अगर समन नहीं होता के जरिए नहीं होता तो फिर उसको पब्लिश वगैरह किया जाएगा। लेकिन अब तक जिला नाजिम वो रिटन ऑर्डर पास करता है कि वो क्यों और कहां पर पाबंदी लगा रहा है। फर्दर कहते हैं डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन, कि वो उस बंदे को एक रिटन ऑर्डर देता है और उसको कहता है कि तुम अपने इस एक्ट से रुक जाओ, यानी कि उसको कोई काम
करने से मना कर रहा है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब जिला नाजिम को लगता है कि कोई रुकावट अवाम के रास्ते में डाली जा रही है जिससे उनके को इंजरी कॉज हो रही है, उनकी सेफ्टी को खतरा है, या कहीं पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है, कोई दंगा फसाद होने का खतरा है, अवाम की हेल्थ सेफ्टी उनको किसी तरह से डेंजर पहुंच रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो रिटन ऑर्डर पास करता है। फिर फर्दर सब क्लॉज 2 में कहा गया है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे इन केसेस ऑफ इमरजेंसी or in cases where the circumstances do not admit of serving in due time of notice upon the person against whom the order is directed be passed ex parte। कि इस सेक्शन के अंदर अगर कहीं पर इमरजेंसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है कि जहां पर उस बंदे तक समन के जरिए ये ऑर्डर भेजना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसी सूरत में वो जिला नाजिम उस शख्स को सुने बगैर वो एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है, वो यकतरफा फैसला भी कर सकता है, वो यकतरफा पाबंदी भी लगा सकता है, यानी कि उसको नोटिस दिए बगैर, दूसरी पार्टी को बुलाए बगैर, उसको सुने बगैर वो पाबंदी लगा सकता है। फिर सब क्लॉज 3 कहती है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू द पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटिंग और विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। कि इस सेक्शन के अंदर जो ऑर्डर पास किया जाता है वो किसी खास बंदे को भी किया जा सकता है और जनरल पब्लिक को भी किया जा सकता है। अब जैसा कि हमने कहा कि कोविड में पाबंदियां लगाई गई थी, अब जब कोविड में जो पाबंदी लगाई थी कि सबने मास्क पहनना है, वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए तो नहीं था, वो पूरी पब्लिक के लिए था। तो ये जो मास्क लगाने वाली पाबंदी थी, ये जिस तरह से जनरल पब्लिक के लिए, इसी तरह से कुछ पाबंदियां किसी खास बंदे के लिए होती हैं और कुछ जनरल पब्लिक के लिए होती हैं। सब क्लॉज 4 कहती है, द जिला नाजिम मे ईदर ऑन हिज ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड। कि जिला नाजिम के पास ये पावर है कि वो अपनी मर्जी से भी या फिर जो उसको एग्रीव्ड पर्सन की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी जाती है उसके थ्रू वो भी रिसाइंड और अल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस। तो वो अपने पास किए हुए ऑर्डर को रिसाइंड भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको अल्टर भी कर सकता है, यानी कि उस ऑर्डर को मनसूख भी कर सकता है और उसमें किसी किस्म की तब्दीली भी कर सकता है। फिर सब क्लॉज 5 कहती है, वेयर सच एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, कि जब जिला नाजिम को ये एप्लीकेशन रिसीव होती है तो फिर द जिला नाजिम शेल अफोर्ड टू एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिम ईदर इन पर्सन और बाय प्लीडर एंड शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर। तो जिला नाजिम के लिए कंपलसरी है कि वो उस एप्लीकेंट को अपने सामने बुलाएगा, उसको सुनेगा, चाहे वो बंदा खुद आता है उस जिला नाजिम के पास या अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर होता है, और वो उसको वजह बताएगा कि उसने ये ऑर्डर क्यों पास किया है। And if the Zilla Nazim rejects the application wholly or in part, he shall record in writing his reasons for doing so। और अगर जिला नाजिम उस बंदे की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो पूरी एप्लीकेशन को या उस एप्लीकेशन का कुछ हिस्सा अगर उसने रिजेक्ट किया है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो रिजेक्ट करने के साथ साथ अपनी रीजंस भी बताएगा कि उसने उसकी एप्लीकेशन को किस वजह से रिजेक्ट किया है, इसमें से कौन सी चीज है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो इस चीज की रीजंस बताएगा। फिर फर्दर अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जिला नाजिम ऑर्डर पास करता है, वो पाबंदी लगाता है। अब ये जो ऑर्डर वो पास करता है वो कितना अरसे के लिए होता है, तो क्लॉज 6 कहती है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स for more than 2 consecutive days and not more than 7 days in a month for the making thereof। कि इस सेक्शन के अंदर जो ऑर्डर पास किया जाता है वो 2 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, यानी कि लगातार 2 दिन के लिए जिला नाजिम ऑर्डर पास कर सकता है, और अगर वो ज्यादा अरसे के लिए करता है तो फिर 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए वो पाबंदी लगाई जाएगी, इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकती। लेकिन फिर फर्दर कहा गया है, अनलेस इन केस ऑफ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी एंड द लाइकलीहुड ऑफ एफ्रे, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अदरवाइज डायरेक्ट्स। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है जिससे
किसी इंसानी जान को खतरा है, उनकी सेफ्टी को खतरा है या कहीं पर दंगा फसाद का खतरा है, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस ऑर्डर की एक्सटेंशन के बारे में बताएगी। सो याद रखना है कि कम से कम ये पाबंदी दो दिनों की हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा महीने में 7 दिन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 7 के ऊपर। क्लॉज 7 कहती है इन द एप्लीकेशन ऑफ सब सेक्शन 1 to 6 टू द डिस्ट्रिक्ट, कि अभी तक जो हमने 1 से 6 तक क्लॉजेस पढ़ी हैं, where the local government elections have not been held or the Zilla Nazim has not assumed the charge of his office, those provisions to the Zilla Nazim shall be read as reference to district coordination officer in relation to such district। कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन जिलों में जहां पर अभी तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हुए या जहां पर अगर इलेक्शंस तो हो चुके हैं लेकिन जिला नाजिम ने अब तक अपना चार्ज नहीं लिया, तो ऐसी सूरत में जिला नाजिम की जगह जो ऑर्डर पास करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर करेगा, डीसीओ। और उस डीसीओ को बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा जैसा कि जिला नाजिम खुद ये ऑर्डर पास कर रहा है। सो याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट्स में हमेशा जिला नाजिम ऑर्डर करेगा, जिला नाजिम नहीं है तो डीसीओ, और प्रोविंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पाबंदियां लगाएगी। लेकिन इसी क्लॉज के साथ एक फर्दर प्रोविजन ऐड की गई है और वो प्रोविजन कहती है दिस सबसेक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट and shall be deemed to have been repealed at the time when the local government elections are installed in the district। कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर इस क्लॉज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस क्लॉज को फर्दर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा और फिर जिला नाजिम ही उस जगह पर पाबंदियां लगाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।